हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी प्रोग्राम समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी में चैप्टर 6 मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। पार्ट 1 होगा ये हमारा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। जो हमारे आज के विषय होंगे वो होंगे प्राचीन मंदिर, अर्थात कई शताब्दियों पहले प्राचीन जो मंदिर थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदू मंदिर का मूल रूप, मूर्तिकला, मूर्ति विद्या और अलंकरण, नागर शैली या उत्तर भारत की मंदिर शैली, पश्चिमी भारत मंदिर और पूर्वी भारत मंदिर, जिसमें हम पढ़ेंगे असम, बंगाल और ओडिशा के बारे में। तो यदि हम बात करें प्राचीन मंदिरों के बारे में, तो हम ये ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। लेकिन मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने की एक ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भी बनाए गए थे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती थी। ठीक है, फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे। जैसे कि उनके शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है कि इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख है और मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार उनमें मंडप जैसे अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए थे। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी जो थी, 10वीं शताब्दी तक आते आते जो भू प्रशासन था उसमें मंदिर की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी। और 5वीं शताब्दी से यदि हम देखें तो 5वीं शताब्दी के बाद हमें मंदिरों में विकास, मंदिरों की स्थापत्य शैली में विकास देखने को मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राचीन मंदिरों के बारे में। तो प्राचीन जो मंदिर होते थे वो 3 तरह के होते थे, जिनके पूजा गृह 3 प्रकार के होते थे, जिसमें संदर किस्म अर्थात जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता था। प्रदक्षिणा पथ कह सकते हैं मंदिर के चारों ओर एक पथ अर्थात मार्ग, रास्ता, उसकी परिक्रमा करने का प्रदक्षिणा पथ। एक होता था निरंतर किस्म का मंदिर, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होते थे। तीसरा हम बात करें तो सर्वतोभद्र, जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता था। तो प्राचीन भारतीय मंदिरों में 3 तरह के पूजा गृह हमें देखने को मिलते थे। और ऐसे मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में ऐरन व नचना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। इन मंदिरों में बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा गृह जैसी विशेषताएं देखने को हमें मिली हैं। आगे हम बात करें हिंदू मंदिर के मूल रूप के बारे में। तो हिंदू मंदिर के यदि हम प्रकार देखें तो हमारा भारत बहुत ही बड़ा देश है और हमारे भारत को यदि आप देखें उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में बांटा गया है। तो इसी प्रकार से हमारे भारत में जो मंदिरों की शैली है वो भी अलग अलग प्रकार से मिली है। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और जो एक बेसर शैली का भी जिक्र किया गया है। वैसे तो ये पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन ये बताया गया है विद्वानों द्वारा कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिक्सचर होता है, अर्थात इनका जो मिश्रण है, उससे बनी शैली को बेसर शैली कहा गया है। इन मंदिरों की शैली में यदि हम और विशेषताएं देखें तो इनमें मिला है गर्भगृह, जो द्रविड़ और नागर में दोनों में मिला है। मंडप मिला है, शिखर अर्थात चोटी मिली है, जिससे मंदिर के ऊपर एक चोटी होती है। नागर शैली में उसे शिखर कहा गया है, तो द्रविड़ शैली में उसे विमान कहा गया है। ठीक है, और वाहन वाहन अर्थात जिस भी भगवान को ये मंदिर समर्पित होते थे, उनका जो वाहन होता था वो बाहर कुछ दूरी पर रखा जाता था। तो ये कुछ विशेषताएं देखी गई हैं। यदि आप पिक्चर में देखें तो ये मंदिर के ऊपर एक कलश, आमलक आपको देखने को मिल रहा होगा। कलश अर्थात ये ऊपर एक कलश स्थापित होता था। ये
चक्रिका, चक्रिका अर्थात एक गोल चक्र बना होता था, उसे आमलक कहते हैं। शिखर, ये पूरा चोटी रूप शिखरनुमा अर्थात पर्वतनुमा है, इसको शिखर कहा गया है नागर शैली में। गर्भगृह, गर्भगृह उसे कहा गया है जहाँ पर जो मुख्य देवता होते थे उनकी मूर्ति जहाँ स्थापित होती थी उसे गर्भगृह कहा गया है। ठीक है, आगे हम देखें, नागर शैली में भी हमें उपशैलियाँ देखने को मिली हैं। पहले हम नागर शैली के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, उत्तर भारत की शैली जिसे कहा गया है मंदिर शैली। तो नागर शैली की उपशैलियाँ देखें तो वल्लभी शैली, अहोम शैली जो असम में मिली है, पाल शैली जो बंगाल से संबंधित है, सेन शैली ये भी बंगाल से ही संबंधित है। आइए अब हम पढ़ते हैं नागर शैली के बारे में। नागर शैली में दूसरा वास्तुरूप फसमाना किस्म के भवन हैं। फसमाना किस्म आप कह सकते हैं एक तरह से, ये भी एक अलग ही शैली मिली है जिसमें एक रेखा प्रसाद अर्थात जो शिखर होता था वो इस तरह से ऐसे रेखाओं के रूप में इस तरह से चोटी रूप ले लिया करता था। तो इस तरह के कुछ मंदिर मिले हैं, है ना। उसके बाद जो इनकी छतें होती थी, जो फसमाना किस्म के भवन है, इनकी छतें ऐसी होती थी कि ये सीधी चलती जाती थी और एक जगह रुक जाती थी, जैसा ही मैंने आपको बना के दिखाया है कुछ इसी प्रकार से। आगे बात करें तो ये रेखा प्रसाद सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देते हैं। फसमाना की जो छतें होती थी वो भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती थी, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती थी। आगे बात करें, वल्लभी शैली के मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता था। मेहराबदार छत बोले तो मेहराब, इस आप कह सकते हैं इस तरीके से मेहराबदार छत। आगे हम देखें तो मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। यहाँ के जो मंदिर हैं वो सभी बलुआ पत्थर के बने हुए हैं और यहाँ पे जो समानताएं हैं उनमें छोटा मंडप देखने को मिला है। ऐसे दो मंदिर आज बचे हुए हैं जो इस शैली के हैं, जो बलुआ पत्थर और छोटे मंडप के हैं, वो दो ही बचे हुए हैं मंदिर, जिनमें एक उदयगिरी और दूसरा सांची के स्तूप के पास है। और यह जो सांची के स्तूप के पास जो मंदिर है, यह समतल छत वाला भारत में प्रथम मंदिर देखने को मिला है। यदि हम बात करें देवगढ़ के मंदिर के बारे में, तो देवगढ़ 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था और यह मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण देखने को मिलता है। नागर शैली में ही एक पश्चिमाभिमुख मंदिर देखने को मिला है। इस पश्चिमाभिमुख मंदिर का मतलब कह सकते हैं हम जिसका मुख पश्चिम की ओर हो, ठीक है, उस तरह का एक मंदिर देखने को मिला है। और इसका प्रवेश द्वार जो है वो बहुत ही भव्य देखने को मिला है। इसके बाएं ओर ये एक ऐसा मंदिर है जिसपे गंगा और यमुना को द्वार पर दर्शाया गया है। बाएं ओर जो द्वार है, मुख्य द्वार है, उस पे बाएं ओर गंगा को और दाएं ओर यमुना को दिखाया गया है। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थात ये जो मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है। और जो इनके रूप दिखाए गए हैं अलग अलग तरह की मूर्तियों में एक आख्यानात्मक अर्थात कथानात्मक रूप मूर्ति कला दिखाई गई है। जैसे विष्णु की शेषशयन अर्थात शेषनाग पे वो सोते हुए, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी में गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। पश्चिमाभिमुख जो मंदिर है वो बहुत ही कम देखने को मिले हैं भारत में। यह एक इकलौता भी कह सकते हैं ये मंदिर जो देखने को मिला है, क्योंकि अधिकांश जो मंदिर के मुख होते हैं वो पूर्व और उत्तर की ओर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें आगे, चंदेलो जो खजुराहो के मंदिर हैं वो भी नागर शैली में बने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो खजुराहो के जो चंदेल वंश थे, उनके राजाओं ने खजुराहो में जो मंदिर बनवाए थे उनमें देवगढ़ के मंदिर की जो वास्तुकला है उससे पता चलता है कि नागर शैली में कितना अधिक विकास हुआ था। पहले हम देख रहे थे एक शिखर वाले मंदिर, ये देखिए आप, ये मंदिर है खजुराहो का मंदिर। पहले हमने नागर शैली में एक शिखर अर्थात
एक शिखर, एक चोटी वाला मंदिर। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कई चोटियाँ बनी हुई हैं ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहाँ तक आते आते खजुराहो के मंदिरों में नागर शैली में बहुत ही अधिक विकास देखने को मिला है और बहुत ही सुंदरता सुंदरता और भव्यता देखने को मिली है। खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंदेल राजा धंग द्वारा 1954 में बनाया गया था। यह ऊंची वेदी पर निर्मित है, अर्थात जो इसकी विशेषताएं हैं वो है ऊंची वेदी, अर्थात एक चबूतरे, ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ है। और जो इसके शिखर हैं वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी शिखर हैं। चक्रिका, चक्रिका अर्थात आमलक, जो हमने भी पहले पढ़ा, जो ऊपर चोटी के ऊपर चक्रिका होती थी उसे आमलक कहते हैं। तो ऐसी चक्रिका और उस चक्रिका के ऊपर कलश, ये नागर शैली की मुख्य विशेषता है जिसे आप सभी याद रखेंगे। आमलक, कलश और शिखर। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर में ये अत्यधिक विकास देखने को हमें मिला, कुछ अलग देखने को मिला। आगे देखें तो खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव का जो मंदिर है उसका निर्माण भी नागर शैली में हुआ। और ये जो मंदिर की स्थापत्य कला है ये नागर शैली की पराकाष्ठा को दर्शाती है। खजुराहो के मंदिर में जो ये है खजुराहो का मंदिर, इसमें कुछ अलग और विशेषता देखने को मिली है। इस मंदिर के बाहरी एरिया में, क्षेत्र में दीवारों पर कामोदीप और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाएं देखने को मिली हैं, अर्थात प्रेम रस में, श्रृंगार रस में डूबे कुछ ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिली हैं जो कहीं और देखने को मिली नहीं है। और ये प्रतिमाएं इस मंदिर को, अर्थात कंदरिया महादेव मंदिर को बहुत ही प्रसिद्ध बनाती हैं। खजुराहो में अधिकांश हिंदू मंदिर भी देखने को मिले हैं और कुछ जैन मंदिर भी देखने को मिले हैं। और इनमें से 64 योगिनी मंदिर भी विशेष रूप से देखने को मिला है। 64 योगिनी मंदिर योगिनी संप्रदाय को समर्पित है। यदि हम बात करें 64 योगिनी के बारे में, तो 64 योगिनी कुछ तंत्र मंत्र से रिलेटेड कुछ मंदिर है जिसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो तांत्रिक पूजा के लिए ये 64 योगिनी तांत्रिक पूजा का उदय इसमें दिखाया गया है और ये 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। आगे बात करें तो ऐसे मंदिर मध्य प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण में भी तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दियों के बीच तंत्र यंत्र के रूप में देखने को मिले हैं। ठीक है, योगिनी संप्रदाय के, योगिनी पंथ के ऐसे मंदिर मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु में 7वीं से 10वीं शताब्दी तक देखने को हमें मिले हैं। आगे बात करें पश्चिम भारत मंदिर शैली की, तो पश्चिम भारत में क्या आता है हमारा, गुजरात आता है, राजस्थान आता है और थोड़ा मध्य प्रदेश का पश्चिमी एरिया भी आ जाता है। तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों की मूर्तियाँ धूसर, सलेटी और काले बेसाल्ट की बनी पाई गई हैं। जो राजस्थान के, यदि हम देखें तो इसका साफ साफ उदाहरण है राजस्थान के माउंट आबू और रनकपुर जो राजस्थान में है, यहाँ के जैन मंदिर में ये उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है इस प्रकार की शैली का। इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है गुजरात में श्यामला जी का मंदिर। ठीक है, आगे हम बात करें तो पश्चिमी भारत में मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर, मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर, और सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत में कुछ ही सूर्य मंदिर है। मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल की रचना है और इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, और इसकी जो हम बात करें इस सूर्य मंदिर की, तो सूर्य मंदिर में एक सूर्य कुंड भी देखने को मिला है जिसके पास में सीढ़ियाँ, जिस तक हम एक सीढ़ियों से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ अलग शैली देखने को मिली है पिछली मंदिर शैलियों से। नागर में यहाँ पे एक कुंड देखने को मिला है जिससे सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। और
नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे कुछ जल निकाय भी मिले हैं, जो किसी पवित्र एवं धार्मिक वास्तुस्थल के होने के पुराने ज़माने के उदाहरण हम समझ सकते हैं। आगे बात करें तो यह 100 वर्ग मीटर में क्षेत्रफल वाले वर्गाकार में है। जो जलाशय है, ये सूर्य कुंड जो है वो 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बना हुआ है, और इसके जो भीतर सीढ़ियां हैं उसमें सीढ़ियों के आसपास 108 छोटे छोटे देवस्थान बने मिले हैं, और अलंकृत विशाल चाप तोरण भी मिले हैं सभा मंडप तक, जो उनको लेके जाते हैं। ये मंडप चारों ओर से खुला हुआ है, जो सूर्य मंदिर में देखने को मिला है। और ये उन उस वक्त में यदि हम बात करें तो उस वक्त में पश्चिम तथा मध्य भारत के मंदिरों में इस तरह की कला शैली आम मानी जाती थी। आगे बात करें तो गुजरात की कास्ट उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में प्रचुर मात्रा में मूर्ति निर्माण के कार्यों में देखने को मिलता है। कास्ट परंपरा अर्थात कास्ट उत्कीर्णन कुछ लकड़ी से बनी कलाएं, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिली है। चूंकि जो मंदिर है, जो सूर्य मंदिर है, इसको सूर्य मंदिर क्यों कहा जाता है? इसको सूर्य मंदिर इसलिए कहा जाता है कि जो इसका मुख है, प्रमुख मुख है, वो पूर्व की ओर है। पूर्व की तरफ इसका प्रमुख जो मुख्य द्वार है वो पूर्व की तरफ है। और हर साल विषुव के समय, विषुव अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर होते हैं, तो विषुव के समय सूर्य का जो सीधा प्रकाश होता है वो सूर्य मंदिर के केंद्रीय देवालय पर चमकता है, इसलिए इसको सूर्य मंदिर कहा गया है। ठीक है, हमने ये रीज़न भी जान लिया कि इसको सूर्य मंदिर क्यों कहा गया है। आगे बात करें पूर्वी भारत के मंदिरों में, तो पूर्वी भारत में हम लेंगे बंगाल, ओडिशा और असम के कुछ मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ के जो मंदिर हैं उनमें एक विशेषता देखने को मिली है कि ये ईंट और कंक्रीट से बने हुए मिले हैं। असम की क्षेत्रीय शैली के बारे में हम बात करें तो असम की जो क्षेत्रीय शैली है वो अहोम मिली है, जो उत्तरी बर्मा और बंगाल की पाल शैली का मिश्रित रूप में देखने को मिलती है। बंगाल में हम बात करें तो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो पाल शैली से निर्मित मूर्तियां हैं वो मिली हैं। 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच पाल शैली से निर्मित मूर्तियां मिली हैं। और जो बंगाल है, चूंकि बंगाल में हमें 2 शैलियाँ देखने को मिली हैं, तो उसका कालक्रम हमने बांट दिया है। उसका कालक्रम हमने नहीं बांटा, मतलब विद्वानों ने बांटा है। तो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पाल शैली से निर्मित मूर्तियां मिली हैं, और 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच सैन शैली की मूर्तियां मिली हैं। तो ये आप याद रखिएगा, जो बंगाल में नागर शैली की उपशैलियां हैं वो 2 मिली हैं, पाल शैली और सैन शैली। और यदि हम इसके उदाहरणों की बात करें तो सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो पाल शैली का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। पुरुलिया जिले में स्थित कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं जो इस काल के बताए जाते हैं। ठीक है, बंगाल में पुरुलिया एक जिला है, वहाँ पे ये इस काल के मंदिर आज भी देखने को मिलते हैं। बंगाल की स्थानीय परंपरा में यदि हम बात करें तो जो सबसे अधिक प्रख्यात और प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है, वो है बंगाली झोपड़ी की स्थापत्य कला। बंगाली झोपड़ी अर्थात बांस की बनी छत, जो मंदिर के ऊपर होती थी वो बांस की बनी छत होती थी, और एक और उसकी ढलान होती थी, उसकी जो मुड़ी हुई शक्ल होती थी वो एक और की ओर होती थी। इस लक्षण और विशेषता को आगे चलकर मुगल कालीन इमारतों ने भी अपना लिया गया। ऐसी छत को संपूर्ण उत्तर भारत में बंगला छत कहा जाता है। यदि हम और बात करें तो मुगल काल में उसके बाद जो पक्की ईंटों से बने मंदिर हैं वो आज भी बांग्लादेश में बनाए जाते हैं। इनकी शैली अपनी किस्म की अलग ही थी, जिसमें बांस की झोपड़ियों में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व तो शामिल थे ही, साथ ही पाल के बचे कुचे पुराने रूपों और मुस्लिम वास्तुकला के मेहराबों और गुंबदों के रूपों को भी शामिल किया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो बंगाल में जो आज भी आपको देखने को मिलेंगे मंदिर, मुगल काल के आते आते एक तो हमारी चली रही थी बंगाली झोपड़ी, ठीक है, बंगला छत,
उस कला को जोड़कर मुगल साम्राज्य में, मुगल काल में एक जो गुंबद थे, मेहराब थे, ये जो इनकी वास्तुकला थी, इन सब को शामिल करके ये जो बंगाल की शैली है वो एक अलग रूप में निकली। और इस शैली के जो भवन है, ये जो मिश्रित शैली मिली है, इसको कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जो ये मिश्रित शैली है, इस शैली के जो भवन है वो विष्णुपुर, बांकुड़ा, बर्धमान और बीरभूम में स्थान स्थान पर देखने को मिलते हैं। और ये अधिकतर जो मिले हैं मुगल काल, वो 17वीं शताब्दी के मिले हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ओडिशा के मंदिर के बारे में। तो ओडिशा के मंदिर के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको डेली यूपीएससी बेस क्विज़ करने को मिलेगी। और हमारा चैनल है डिलाइट आईएएस, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। थैंक यू।